Myself, Dr. Mamta Sharma, Associate Professor Political Science, गवर्नमेंट कॉलेज बैरोड। विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकेंड सिलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम के मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा करेंगे। द कैबिनेट एंड द प्राइम मिनिस्टर। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि कैबिनेट या मंत्रिमंडल से क्या अभिप्राय है। मंत्रिमंडल का आशय उस राजनीतिक समिति से है जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करती है। लोक सदन के बहुमत दल के नेता को सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री पद प्रदान किया जाता है और प्रधानमंत्री सिद्धांततः संसद सदस्यों में और व्यवहार में सामान्यतः अपने ही राजनीतिक दल के संसद सदस्यों में से अपने सहयोगियों का चुनाव करता है। इस संबंध में मुनरो ने कहा है कि मंत्रिमंडल राजमुकुट के नाम पर प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए गए राजकीय परामर्शदाताओं की समिति को कहा जा सकता है जिन्हें लोक सदन के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। अब हम, जैसा कि आप सभी को पता है कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था में कैबिनेट का क्या रोल है, क्या महत्व है कैबिनेट का। तो ब्रिटेन में पूर्व में भी आपको बताया गया था कि ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है। संसदीय शासन में कार्यपालिका का एक औपचारिक प्रदान होता है और दूसरा कार्यपालिका का वास्तविक प्रदान। सत्ता का प्रयोग अनौपचारिक प्रदान के द्वारा किया जाता है, किंतु वास्तविक रूप से सत्ता का प्रयोग औपचारिक प्रदान नहीं वरन वास्तविक प्रदान करता है। इस संबंध में डाइश ने कहा है, यद्यपि शासन का प्रत्येक कार्य सम्राट के नाम पर किया जाता है, परंतु इंग्लैंड की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति कैबिनेट में निहित होती है। इस संबंध में लावेल ने कहा है कि इट्स ए द की स्टोन ऑफ द पॉलिटिकल आर्क, अर्थात इसे राजनीतिक मेहराब की आधारशिला कहा है। इसी तरह से रमजे मोर ने कहा है, द कैबिनेट इन शॉर्ट इज द स्टीयरिंग व्हील ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट। इनका कहना है कि कैबिनेट राज्य के जहान का परिचालक चक्र है। इस तरह से हम देखेंगे कि मंत्रिमंडल क्या है, ब्रिटेन में कैसी व्यवस्था है। अब हम देखेंगे कि मंत्रिमंडल का गठन कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ द कैबिनेट। मंत्रिमंडल के गठन की प्रक्रिया प्रधानमंत्री की नियुक्ति के आरंभ से होती है। औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री का चुनाव सम्राट द्वारा किया जाता है, लेकिन सामान्यतः ब्रिटेन की द्विदलीय पद्धति के अंतर्गत प्रधानमंत्री का चुनाव महानिर्वाचन में जनता द्वारा किया जाता है। सुस्थापित परंपरा के अनुसार सम्राट लोक सदन के बहुमत के नेता को प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता है। अतः सामान्यतः इस संबंध में सम्राट की व्यक्तिगत इच्छा या विवेक का कोई महत्व नहीं है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में जबकि एक प्रधानमंत्री अकस्मात त्यागपत्र दे दे और इसका कोई निश्चित उत्तराधिकारी न हो, तो सम्राट प्रधानमंत्री के चुनाव में अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। तत्पश्चात हम देखेंगे कि मंत्रिमंडल की कार्य पद्धति क्या है। इस संबंध में सम्राट जॉर्ज प्रथम के समय से ही सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेता है और अब यह मंत्रिमंडलीय पद्धति का एक स्वीकृत सिद्धांत बन गया है। मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व प्रधानमंत्री ही करता है। जब संसद का अधिवेशन हो रहा हो तब मंत्रिमंडल की सप्ताह में 2 बार बैठक होती है और जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो तो सप्ताह में 1 बार ही बैठक होती है। तत्पश्चात हम देखेंगे कि मंत्रिपरिषद के या मंत्रिमंडल के क्या कार्य है एवं शक्तियाँ हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मंत्रिमंडल के कार्यों तथा शक्तियों का आधार वैधानिक न होकर परंपरागत है। जहाँ तक वैधानिक स्थिति का संबंध है, मंत्रिमंडल सम्राट की एक परामर्शदात्री समिति है, किंतु वास्तविक स्थिति यह है कि सम्राट की सभी शक्तियों का उपयोग कैबिनेट के द्वारा ही किया जाता है। इस संबंध में सर जॉन मैरियट कहते हैं
कि यह एक ऐसा केंद्र बिंदु है जिसके चारों ओर समस्त राजनीतिक यंत्र घूमता है। शासन का आधार बिंदु होने के कारण मंत्रिमंडल का कार्य बहुमुखी है। वर्तमान समय में मंत्रिमंडल को कार्यपालिका क्षेत्र के अतिरिक्त विधायी, प्रशासनिक और न्यायिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त है। सबसे पहले हम इनके कार्यपालिका शक्तियाँ देखेंगे, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम नंबर 1 राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना। मंत्रिमंडल का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना है। मंत्रिमंडल ये निश्चित करता है कि आंतरिक क्षेत्र में प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा और वैदेशिक क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ संबंध के विषय में किस प्रकार की नीति अपनाई जाएगी। नंबर 2 राष्ट्रीय कार्यपालिका का सर्वोच्च नियंत्रण। शासन की समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग वास्तव में मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है और मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं और वे अपने विभागों का संचालन करते हैं और उनके कार्यों की देखभाल करते हैं। सम्राट की समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल ही करता है। नंबर 3 मंत्रिमंडल का समन्वयकारी कार्य। प्रशासन की सुविधा के लिए सरकार को विभिन्न प्रशासनिक विभागों में विभाजित कर दिया जाता है, लेकिन इन विभिन्न विभागों में विभाजित होने पर भी सरकार में एक प्रकार की आंगिक एकता पाई जाती है और सुशासन के लिए प्रशासन के विभिन्न विभागों में समन्वय नितांत आवश्यक है। अतः विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करने का कार्य मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। नंबर 2 व्यवस्थापन संबंधी कार्य। वर्तमान समय में मंत्रिमंडल न केवल प्रशासनिक कार्य करता है, बल्कि विधि निर्माण के क्षेत्र में भी संसद का नेतृत्व और पथ प्रदर्शन करता है। संसदीय शासन में विधायी और कार्यपालिका शक्तियों के एकीकरण के कारण मंत्रिमंडल का संसद में अविच्छिन्न संबंध रहता है और मंत्रिमंडल न केवल राष्ट्रीय नीति निर्धारित करता है, बल्कि शासन की सर्वोच्च नीति और कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कानूनों का निर्माण भी मंत्रिमंडल का ही कार्य है। इसी प्रकार वित्तीय कार्य। नंबर 3 राष्ट्रीय आय व्यय का निर्धारण अर्थात बजट का निर्माण, उसे संसद में स्वीकृत कराना भी मंत्रिमंडल का महत्वपूर्ण कार्य है। बजट वित्त मंत्री अपनी देखरेख में तैयार करता है, किंतु बजट के मूल प्रस्ताव और आधार मंत्रिमंडल द्वारा ही निश्चित किए जाते हैं। अतः मंत्रिमंडल का लोक सदन के बहुमत का जो समर्थन प्राप्त होता है, उसके कारण किसी भी कर या अनुदान की मांग में कोई कटौती लोक सदन के द्वारा मंत्रिमंडल की सहमति के बिना नहीं की जा सकती। नंबर 4 अन्य कार्य। उपयुक्त के अतिरिक्त मंत्रिमंडल अन्य अनेक कार्य भी करता है, जिसके अंतर्गत राजा द्वारा क्षमा के विशेषाधिकारियों का प्रयोग किया जाता है। राजा द्वारा उपाधियों का वितरण भी प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर ही किया जाता है। वास्तव में मंत्रिमंडल के अधिकार और कार्य बहुत अधिक व्यापक है और वह उन्हीं सभी कार्यों को करता है जो वैधानिक दृष्टि से सम्राट के अधिकार बताए जाते हैं। वर्तमान में मंत्रिमंडल को और अधिक शक्तियाँ और कार्य प्रदान किए गए हैं। तत्पश्चात हम देखेंगे मंत्रिमंडल और संसद का संबंध। मंत्रिमंडल और संसद का संबंध ब्रिटिश शासन व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार के अंतर का एक उदाहरण है। सैद्धांतिक दृष्टि से स्थिति एक प्रकार की है और व्यावहारिक दृष्टि से दूसरे प्रकार की। इसी कारण इन दोनों संस्थाओं के पारस्परिक संबंधों के विषय पर विभिन्न लेखकों द्वारा अलग अलग विचार व्यक्त किए गए हैं। डायसी ने सैद्धांतिक दृष्टिकोण को आधार बनाते हुए संसद की प्रभुसत्ता का प्रतिपादन किया है, जबकि रमजे और लास्की ने व्यावहारिक दृष्टिकोण के आधार पर संसद की ही नहीं बल्कि मंत्रिमंडल की सत्ता ही सर्वोच्च का आधार बनाया है। इन सब के अतिरिक्त हम देखेंगे कि मंत्रिमंडल की महत्ता के क्या कारण हैं। वर्तमान समय में मंत्रिमंडल और लोक सदन में पारस्परिक संबंध सैद्धांतिक स्थिति के प्रतिकूल हो गए हैं। वस्तु स्थिति यह है कि लोक सदन मंत्रिमंडल को नियंत्रित नहीं करता, बल्कि स्वयं मंत्रिमंडल द्वारा नियंत्रित होता है। व्यावहारिक प्रशासन में मंत्रिमंडल को इतनी अधिक महत्ता प्राप्त हो जाने के कारणों का विवेचन हम निम्न रूपों में करते हैं। नंबर 1 कठोर दलीय अनुशासन। मंत्रिमंडल की शक्ति बनाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योग राजनीतिक दलों में निरंतर बढ़ते हुए कठोर दलीय अनुशासन ने दिया।
आजकल दल का अनुशासन इतना कठोर हो गया है कि प्रत्येक सदस्य को दल के आदेशों का पालन करना ही होता है। यदि वे ऐसा ना करे तो उसे दल से बहिष्कृत किया जा सकता है, जिसका सामान्य तात्पर्य होता है कि राजनीतिक जीवन का अंत। लोक सदन में प्रत्येक दल का सचेतक, जिसे विप होता है, जो किसी विधेयक पर मतदान के समय अपने दल के सदस्यों को निर्देश देता है कि उन्हें संबंधित विधेयक का समर्थन करना है या विरोध। बहुमत दल का सचेतक प्रधानमंत्री के निर्देश के अनुसार कार्य करता है और सदस्यों के लिए सचेतक के निर्देशों का पालन करना आवश्यक होता है। नंबर 2, सुधार कानूनों का परिणाम। इसके अंतर्गत भी 1832 के प्रथम सुधार कानून के पूर्व तक सदस्यों को अपनी राजनीतिक दल के प्रति भक्ति सामान्य तौर पर परिवर्तनशील होती थी और इसका कारण यह था कि चुनाव व्यक्तिगत आधार पर जीते जाते थे। मतदाताओं की संख्या कम होती थी, इसलिए निर्वाचकों को मतदाताओं से स्वयं संपर्क स्थापित करना सरल होता था, लेकिन आजकल ये प्रणाली थोड़ी कठिन हो गई है। नंबर 3, लोक सदन पर अत्यधिक कार्यभार। शासन तंत्र द्वारा मंत्रिमंडल पर नियंत्रण न रखे जाने के कारण एक कारण ये भी है कि लोक सदन के पास पहले से ही इतना अधिक भार होता है कि वह लोक सदन मंत्रिमंडल के कार्यों पर विचार करने में असमर्थ रहता है। वर्तमान समय में राज्य का कार्य क्षेत्र बढ़ जाने के कारण लोक सदन का कार्यभार भी बहुत अधिक बढ़ गया है। तत्पश्चात शासन कार्य की जटिलता। वर्तमान समय में शासन कार्य बहुत अधिक जटिल हो गया है और कानून निर्माण तथा शासन क्षेत्र में ऐसी समस्याएं उत्पन्न होने लगी है जिसे भली भांति समझना संसद के सदस्यों के लिए साधारण से संभव नहीं होता। इसी तरह संसद की कार्यवाही के नियमों ने भी मंत्रिमंडल की शक्ति बढ़ाने में योगदान दिया है और मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही सम्राट संसद का अधिवेशन बुलाते हैं और संसदीय अधिवेशन का समय घटाने और बढ़ाने का निर्णय मंत्रिमंडल ही करता है। तत्पश्चात हम राष्ट्रीय आपात की बात करेंगे। 20वीं सदी में इंग्लैंड में बार बार आने वाले राष्ट्रीय आपातों ने भी मंत्रिमंडल की शक्ति बढ़ाने में बहुत योगदान दिया है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध तथा 1930 के आर्थिक संकट का सामना करने के लिए भी संसद के द्वारा मंत्रिमंडलों को बहुत अधिक व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई थी। इसके अतिरिक्त भी राष्ट्रीय वित्त पर मंत्रिमंडल का नियंत्रण, मंत्रिमंडल के पास लोक सदन के विघटन की शक्ति, अन्य अधिक भी मंत्रिमंडल की महत्ता को बनाए रखने के अधिक कारण है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि क्या कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, क्या मंत्रिमंडल अधिनायक है? इस संबंध में लास्की ने अपनी पुस्तक इंग्लैंड में संसदीय शासन, पार्लियामेंट गवर्नमेंट इन इंग्लैंड में नितांत उचित रूप से अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि मंत्रिमंडल शासन व्यवस्था केंद्र अवश्य है, पर उसकी प्रमुखता भी है, किंतु उसकी स्थिति अधिनायक जैसी नहीं है। आज के इस वीडियो में हम यहीं तक बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।